हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे रियल एजुकेशन चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री। और हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे थे, जिसका 5 गो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर का नाम है, चैप्टर यानी पहला है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण किस तरह से हुआ ये हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के इन तक बने रहिएगा, यानी लास्ट तक बने रहिएगा, तब आपको समझ में ज़्यादा आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं था। इटली के एकीकरण मतलब क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग एकीकरण, इटली था वो कई गो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसमें मुख्य रूप से 13 गो टुकड़ा था, यानी छोटे छोटे राज्य में विभक्त था इटली। तो उसको एकीकरण करना बहुत ही ज़रूरी था। हम लोग जैसे देखें कि पिछले वीडियो में देखें कि वहाँ के प्रति किस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना उदय हुआ, उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इटली के एकीकरण में कौन कौन से लोग हैं जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और इटली के एकीकरण किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इटली के एकीकरण। ये इटली का एकीकरण, देखिए, अगर हम लोग जानते हैं पिछला, अगर देखे हैं क्रांति, फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस की क्रांति को एक और कहा जाता है चुरेलो का धावा। ठीक है, चुरेलो का धावा किसको कहा जाता है, तो फ्रांस की क्रांति को कहा जाता है। सबसे पहले एकीकरण में सांडनिया और पिंडवाट। देखिए, सांडनिया, ऑस्ट्रिया इटली का एकीकरण का सबसे बड़ा बाधा था। सबसे अगर कहेगा कि सबसे बड़ा बाधा कौन था, तो ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधा। कौन था? ऑस्ट्रिया था। सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। यह कभी नहीं चाहता था कि इटली के एकीकरण हो। कौन नहीं चाहता था? तो ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, ये कभी नहीं चाहता था। इसलिए ये जब भी एकीकरण यानी राष्ट्रवाद के भावना वहाँ पे जागरूक होता था, तो ऑस्ट्रिया उस भावना को क्या कर देता था? दबा देता था। यानी वहाँ के जो जितने भी लोग थे, इटली के जितने भी लोग थे, वहाँ के राष्ट्र के प्रति एक भावना उत्पन्न होता था, और उस भावना को क्या कर देता था? ये दबा देता था कि ऑस्ट्रिया यानी कभी भी वहाँ पे राष्ट्रवाद के भावना को उदय नहीं होने दिया। तो उस समय क्या था कि अगर इटली के एकीकरण का शुरुआत सबसे पहले जोसेफ मेज़नी ने किया था। इसको इटली के एकीकरण का जनक भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? इटली के एकीकरण का जनक। याद रखेगा, इटली के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो इनका ऐसे मेज़नी है, वो मेज़नी को कहा जाता है। ऐसे पूरा नाम है जोसेफ मेज़नी। याद रखिएगा, इटली का एकीकरण का, इटली का एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो जोसेफ मेज़नी को कहा जाता है। मेज़नी, याद रखिएगा, किसको कहा जाता है? इटली के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है? तो जोसेफ मेज़नी को कहा जाता है। ये बहुत मतलब कि ये अपना योगदान बहुत निभाए हैं। कौन? इटली के एकीकरण को करने में, यानी जो उसको जो राज्य है, अलग अलग राज्य था, अलग अलग जो छोटे छोटे टुकड़ा में बटा हुआ था, उसको एकजुट करने के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं मेज़नी। यानी वहाँ के जो राष्ट्र के प्रति भावना को वहाँ पे उदय किए हैं। कौन? देखिए, इनका कहना था कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो जो राजनीति है, क्या है? राजनीति है वो किसको सौंप दो? युवाओं को सौंप दो। ठीक है, शासन किसको सौंप दो?
युवाओं को एक इनका कथन था कि अगर क्या है कि समाज में क्रांति लाना है, बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है, ठीक है, कि कौन कहते हैं, तो ये है मेजनी कहते हैं। मेजनी कहते हैं क्या कि अगर समाज में बहुत बड़ा क्रांति लाना है तो जो है शासन है वो युवाओं को सौंप दो। यानी सबसे ज़्यादा परिवर्तन किसको कहते थे कि अगर बात सही है इनको कहना है, यानी कथन जो था वो बहुत सत्य था, क्योंकि जो छोटे जो हमारे युवा था वो ज़्यादा पहचान उनको पास नहीं, मतलब कि ज़्यादा पहचान नहीं था, और इसलिए वो क्या करते, बड़ा परिवर्तन लाते, ठीक है। तो इसलिए वो कहते थे मेजनी का कथन क्या था कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो शासन जो है वो युवाओं को सौंप दो। फिर उसके बाद अगर कहेगा कि इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन था, तो महत्वपूर्ण भूमिका 3 गो थे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। पहला है मेजनी, दूसरा है गेरिबाल्डी और तीसरा है काउंट काबूर। पहला है कौची, मेजनी, ठीक है, मेजनी, दूसरा कौन है तो गेरिबाल्डी हैं, गेरिबाल्डी है। उसके बाद जो तीसरा है वो तीसरा है काउंट काबूर। क्या है, काउंट काबूर। तो ये तीनों थे जो कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा भूमिका निभाए थे, ठीक है। इसको यानी ये जो तीनों हैं वो तीनों बहुत ही बड़ा भूमिका निभाए थे इटली के एकीकरण में। आप लास्ट तक बने रहिएगा, हम पूरा जो है क्वेश्चन का आंसर, जैसे वहाँ पे कि कौन कौन बाधा था इटली के एकीकरण में, बाधा कौन कौन बाधाएं था, ये सारे चीज़ हम लोग नोट करवाएंगे। आप उसको नोट कर लीजिएगा ताकि आपको फिर भी उसको रिवीजन करने में आसान हो। तो आप याद कर लीजिएगा, सबसे पहले याद रखिएगा कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा कौन था, तो ऑस्ट्रिया। और एक और बात बता रहे, एक और क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था, यानी वियना सम्मेलन कब हुआ था, ये आप हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए मेजनी जो है, मेजनी, गेरिबाल्डी और काउंट काबूर, ये इटली के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। यहाँ के राष्ट्रवाद को प्रति यानी भावना को प्रत्येक लोगों तक एक राष्ट्र के प्रति भावना को उदय करवाए हैं ये तीनों। तो देखिए सबसे पहले हैं कौची, तो मेजनी है, दूसरा में कौची है तो काउंट काबूर है, दूसरा में है गेरिबाल्डी और तीसरा में है काउंट काबूर। देखिए यह जो है वहाँ पे फिलहाल में जब इटली के एकीकरण हो रहा था तो वहाँ में फिलहाल में एक युद्ध हुआ था जिस क्रीमिया का युद्ध हुआ था। उस समय जो थे वो काउंट काबूर थे जो कि ये हुआ था, जो युद्ध हुआ था क्रीमिया का युद्ध हुआ था। ये क्रीमिया का युद्ध हुआ था, याद रखिएगा 1854 ईस्वी में। कब हुआ था क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में। इस समय का जो राजा थे, इस समय के जो शासन कौन करते थे, तो वो थे काउंट काबूर। कौन थे, काउंट काबूर। अब ये काउंट काबूर क्या किए कि इटली को क्या कर दिए कि भाग लिवा दिए। ये उसमें किसमें, ये क्रीमिया के युद्ध में। क्रीमिया के युद्ध में के भाग लिया है, तो काउंट काबूर ये इसलिए भाग लिवाए ताकि अगर क्रीमिया के युद्ध में भाग अगर नहीं लेते तो इनका जान पहचान भी ज़्यादा नहीं होता, लोगों भी नहीं जानते। तो इसलिए ये बहुत चालाकी से वहाँ पे जो क्रीमिया के है युद्ध में अपने देश के सेना को भेजने लगे, और भेजकर वहाँ से लोगों के प्रति जो आसपास के देश था वो सोचने लगा कि क्या बात से ये अपने देश को मतलब कि जो है युद्ध में अपने सेना को भेज रहा है। तो इस तरह से वहाँ के फिर और ज़्यादा राष्ट्रवाद भावना उत्पन्न हुआ और लोग अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे और स्वतंत्र होने के लिए अपने जो युद्ध है वो युद्ध को लड़ रहे थे। उसके बाद है क्रीमिया के युद्ध। इटली भी भाग लिया था। कौन लिया था, इटली भी भाग लिया था। इटली कौन लिया था,
इटली क्यों भाग लिया था? क्योंकि वहाँ उसको मतलब कि काउंट कपूर ये पहचान बनाना चाहता था, अपनी एकजुट करना चाहता था, अपनी सेना को मजबूत करना चाहता था कि काउंट कपूर अगर करता तो यहाँ इटली का एकीकरण संभव नहीं था। इसलिए काउंट कपूर क्या किए कि वहाँ के क्रीमिया का युद्ध हुआ था 1854 ईस्वी में, उसमें क्या कर दिए, भाग लिवाए। कौन लिया है? भाग। तो उसके बाद है कि देखिए कि वहाँ पे जब एक युद्ध हो रहा था तो युद्ध में क्या हुआ कि एक लेडी थी, ठीक है, क्या था? लेडी थी, नर्स थी, जबकि वहाँ पे इलाज भी किया जाता था। जैसे सेना उना जैसे वहाँ पे भेजा गया था, तो भेजा गया था वहाँ पे एक, याद रखिएगा कि एक वहाँ पे डॉक्टर थी, वो डॉक्टर के नाम था यानी उसको कहा गया था कि लेडी द लैंप इसलिए कहा गया उसका पूरा नाम था यानी, और फ्लोरेंस नाइट एंगल है। ये क्या करती थी कि रात को जब भी मतलब जो भी घायल सेना थे उसको इलाज करती थी के, तो यही जो फ्लोरेंस नाइट ने ये क्या की कि जैसे ही जब वहाँ पे लोग अगर घायल होते थे तो तुरंत ललटेन लेके चल जाते थे। कौन? जैसे कोई भी सेना वहाँ पे चोट लगता था तो कहरता था, तो वो तुरंत बता रहे हैं कि लैंप लेडी द लैंप क्यों कहा गया उनको? तो लैंप मतलब कि जानबे करते हैं ललटेन। तो लेडी थी, वह जो थी वो सेना को जो मलहम पट्टी है वो करती थी। तो वहाँ पे जितने भी सेना थे वो घायल थे, तो उसको देखभाल कौन करती थी? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी कौन? फ्लोरेंस, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो यही जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जितना भी सेना था वो क्या घायल था, घायल हो तो जब भी अगर कहरता था या ज़्यादा दर्द होता था तो जाके तुरंत मतलब कि सुई भोग देती थी कि, तो यही फ्लोरेंस नाइट एंगल। तो याद रखिएगा कि वहाँ के जो ये क्रीमिया के युद्ध में सेनाओं को मलहम पट्टी कौन करती थी? तो फ्लोरेंस नाइट एंगल। इसे इन्हें लेडी द लैंप भी कहा जाता है। किनको कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फिर याद रखिएगा कि ये जब करने लगे मलहम पट्टी, तो इसको फिर बाद में जो जितने भी फौजी भाई थे वो फौजी क्या करने लगे, इसको सिस्टर कहने लगे। किसको? तो ये जो लेडी थी, जो डॉक्टर थी, इनको सिस्टर कहने लगी। फिर इसके बाद क्या हुआ कि इटली के समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो है इटली, और यही जो है काउंट कपूर क्या कहेगा कि काउंट कपूर जब इटली के एकीकरण को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेके गए थे। कौन लेके गए थे? तो यही काउंट कपूर। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय समझ रहे होंगे, एक होता है राष्ट्रीय, यानी राष्ट्रीय मतलब क्या होता है बताइए? राष्ट्रीय मतलब होता है अपना देश। और एक और बात बता दे रहे हैं कि इस अगला वीडियो लाइव लेंगे 50 से जैसे पार होता है वो लाइव के नोटिफिकेशन गिर जाता है, इसलिए आप 50 गो में केवल 4 गो सब्सक्राइबर यानी हमारे जो सदस्य है, जो हमारे स्टूडेंट हैं या जो भी हमारे दोस्त हैं, वो 4 गो केवल सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर उसके बाद हम आपको लाइव क्लास लेंगे। आप जो भी आपको डाउट होगा वो लाइव ही हम बताएंगे। पढ़ रहे थे तो इटली के समस्या को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन लेके गया था? तो काउंट कपूर लेके गया था। यही है काउंट कपूर। उसके बाद इसको इटली का बिस्मार्क भी कहा गया था। याद रखिएगा, पहला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय पर कौन लेके गए थे? अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन लेके गए थे? मंच पर तो लेके गए थे काउंट कपूर। और इनको इटली के एकीकरण का इटली का बिस्मार्क भी कहा जाता है। इटली का बिस्मार्क, बिस्मार्क
बिस्मार्क कहा जाता है, किनको कहा जाता है, तो काउंट कबोर को कहा जाता है, काउंट कबोर को कहा जाता है इटली का बिस्मार्क। यहाँ पे देखिए, याद रखिएगा, सबसे पहला बात बताएं कि यहाँ के जो सबसे बड़ा बाधा थी कौन था, तो ये सबसे बड़ा बाधा था ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया, इटली के एकीकरण में। और इसकी शुरुआत, इटली के एकीकरण की शुरुआत सबसे पहले मेजनी ने किया, उसके बाद दूसरा में गेरिबाल्डी ने किया, उसके बाद कौन किए? इटली के एकीकरण का, याद रखिएगा, गेरिबाल्डी को इटली के एकीकरण का तलवार कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इटली के एकीकरण के तलवार किसको कहा जाता है? तो गेरिबाल्डी के। याद रखिएगा कि इटली के एकीकरण का तलवार, इटली के एकीकरण, ठीक है, एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है? गेरिबाल्डी को, गेरिबाल्डी को कहा जाता है। इटली के एकीकरण के तलवार कहा जाता है गेरिबाल्डी को। और यही जो थे, ये लाल कुर्ती का सेना को गठन किए थे गेरिबाल्डी। याद रखिएगा एक और, कि जो गेरिबाल्डी थे वो लाल सेना का गठन किए थे, या लाल कुर्ती का, ठीक है, लाल कुर्ती का गठन कौन किए थे? लाल कुर्ती का गठन तो यही गेरिबाल्डी किए थे। लाल कुर्ती का एक सेना था, लाल कुर्ती में पूरा मारधार हुआ था, एकदम पूरा दहजिया उड़ा दिया था। कौन? ये गेरिबाल्डी पूरा मार काट के, इसलिए इसको जो है लाल कुर्ती का गठन, यानी लाल कुर्ती कहा गया, यानी लाल सेना कहा गया। याद रखिएगा, लाल कुर्ती का सेना किसको कहा गया? तो मैंने कौन किए थे गठन? तो गेरिबाल्डी किए थे। यह बहुत ही, लाल कुर्ती में बहुत ही मार काट हुआ था, यानी मारधार हुआ था, इसलिए इसे लाल कुर्ती कहा गया। अगला है कि इटली के नेता जो थे, इटली का नेता थे वो कौन थे? डोमोटो मिसलेलिस। याद रखिएगा, डोमोटो मिसलेलिस। ये बिना दिमाग के थे। कौन थे? ये बिना दिमाग के। जो यहाँ के जो नेता बने थे, जब इटली के एकीकरण हुआ तो यहाँ के जो नेता बना, ये डोमेटो मुसोलिनी। ये क्या कर दिए? ये बिना दिमाग के थे। इसका कहना नहीं, लड़ा बाज महिला के समान है। ये कौन कहता था? तो यही यहाँ के नेता था, वो कहता था कि जो सेना अगर लड़ाई नहीं किया वो बाज महिला के समान है। ये कोनो मतलब है? अगर जो नहीं, एक मतलब कि सब पूरा मतलब कि जनता के लड़वाना चाहता था। कौन? तो यही लड़वाना चाहता था डोमोटो मिसलेनी। तो यही लड़वाना चाहता था, ये पूरा जनता के लड़वाना चाहता था। ये कहता था कि अगर जो पुरुष युद्ध नहीं लड़ता वो बाज महिला के समान है। एकरा में अंत में क्या किया कि मार के घोलटा गया, एकरा रोडवे पर मौत कर दिया। के पूरा मारा है वहाँ के जनता पूरा मार के, और इतना मारा है ना कि उसको माने ख़त्म कहानी वही आधा हो गया था। किसको? तो डोमोटो मुसोलिनी के। उसके बाद है पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? तो याद रखिएगा कि इटली के पूर्ण एकीकरण लास्ट में जो है 1871 ईस्वी में हुआ था। पूर्ण एकीकरण जो है, पूर्ण एकीकरण कब हुआ था? तो 1871 ईस्वी में ये हुआ था पूर्ण एकीकरण। किसका? तो इटली का एकीकरण हुआ था। इसका अगर राजधानी बात करें तो राजधानी इसका है रोम है। इटली का राजधानी कहाँ है? राजधानी रोम है। इटली का राजधानी, याद रखिएगा, राजधानी कहाँ है? तो रोम है। किसका? इटली का राजधानी कहाँ है? रोम है। इटली का राजधानी रोम है। अगला है कि 7 भागों में बटा था। यह तो जो था 13 है, ऐसे मुख्य रूप से 7 भागों में बटा हुआ था। कब? तो 1858 ईस्वी में। 1858 ईस्वी में यह 7 भागों में विखंडित था, यानी टुकड़ा हुआ था, यानी 7 भागों में। आगे है कि इटली के एकीकरण में बाधा। अब हम लोग जानते हैं
पूरा अब इतना हम लोग जान लिए पूरा कि किस तरह से वहाँ इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। जो है ये है कौन है, तो मेजनी है। मेजनी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थे। उसके बाद गेरिबाल्डी भी एक महत्वपूर्ण कहेगा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो गेरिबाल्डी। लैम्प देखिए, लेडी द लैम्प किसको कहा जाता है, लेडी द लैम्प किसको कहा जाता है बताइएगा, लेडी द लैम्प किसको कहा जाता है, ये आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि लेडी द लैम्प किसको कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि लेडी द लैम्प फ्लोरेंस नाइट एंगल को कहा जाता है, फ्लोरेंस नाइट एंगल को कहा जाता है। इसके बाद है कि फौजी इसको क्या कहते थे, तो सिस्टर कहते थे। क्या कहते थे, सिस्टर कहते थे। किसको कहते थे, तो फ्लोरेंस नाइट एंगल को सिस्टर कहते थे। कौन, फौजी कहते थे। उसके बाद है क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था, तो 1854 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय यानी इटली के एकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन लेके गया था, तो काउंट कबूर। इटली के एकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कौन लेके गया था, तो काउंट कबूर। उसके बाद इटली का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, काउंट कबूर को। इटली के एकीकरण के तलवार किसे कहा जाता है, तो गेरिबाल्डी को। लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती का गठन गेरिबाल्डी ने किया। पूर्ण एकीकरण कब हुआ, तो 1871 ईस्वी में हुआ। कहेगा कि इसके इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा कौन था, तो सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया था। सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया था। इटली के एकीकरण के जनक किसको कहा जाता है, जोसेफ मेजनी को, जोसेफ मेजनी को। इसके बाद है अगला है कि राजधानी इसका कहाँ है, इटली का राजधानी कहाँ है, तो रोम है। अब हम लोग आगे जानते हैं, इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं और इसमें क्या क्या बाधाएं था, इटली के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं थे हम लोग जानते हैं। उसके बाद है अगला है कि इटली में सहायक तत्व, इटली के एकीकरण में कौन कौन से सहायक हुए थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या चीज़, कि मेजनी के बारे में जानेंगे कि मेजनी क्यों कौन है, मेजनी का जन्म कितना हुआ है, ये सारे चीज़ हम लोग जानेंगे। उसके बाद गेरिबाल्डी के बारे में जानेंगे। तो सारे चीज़ हम लोग जानते हैं। आप बने रहिएगा वीडियो में और अंत तक देखिएगा, आपको समझ में। देखिए अब हम लोग जानते हैं आगे कि वहाँ के जो इटली के एकीकरण में क्या बाधाएं था, और दूसरा जानेंगे कि इटली के एकीकरण में सहायक कौन कौन से ऐसी चीज़ है कि सहायक हुआ, इटली के एकीकरण में सबसे ज़्यादा प्रेरणा हुआ। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इटली के एकीकरण में बाधाएं। तो सबसे पहला है कि इटली कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभक्त था। क्या था, विभक्त था। वह जो था वो इटली था। इटली कई छोटे छोटे स्वतंत्र राज्य में क्या था, विभक्त था। यानी अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, कई छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। पहला ये है बाधा है, क्योंकि एकीकरण करना है तो अलग अलग रहेगा तो एकीकरण नहीं हो सकता। उसके बाद है कि इटली के एकीकरण, इटली पर ऑस्ट्रिया तथा फ्रांस जैसे विदेशी राष्ट्रों का हस्तक्षेप मतलब कि वहाँ पे जो दबाव दबाता था। कौन, जब भी वहाँ पे राष्ट्रीय भावना उत्पन्न होता था तो उसको क्या कर देता था, दबा देता था। कौन, ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस। और उसके बाद तीसरा बाधा है कि पोप का इच्छा था इटली का एकीकरण स्वयं उसके नेतृत्व में हो। यानी पोप जो है वो पोप नहीं चाहता था कि कोई दूसरा एकीकरण करे। जब भी करेंगे तो पोप ही कर सकता है, उसके इच्छा के अनुसार वहाँ के इटली का एकीकरण होगा। तो ये भी एक प्रमुख क्या था, इटली का एकीकरण में बाधा था। अगला हम लोग देखेंगे कि एकीकरण में सहायक तत्व, एकीकरण में कौन कौन से ऐसे चीज़ है कि जो कि सहायक हुआ। सबसे पहला है राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव। सबसे बहुत तेज़ी से अगर वहाँ पे फैला तो राष्ट्रवादी विचार फैला। कौन सी फैला, राष्ट्रवादी, यानी अपने देश के प्रति प्रेम की भावना सभी में उत्पन्न हुआ। उसके बाद है फ्रांस की क्रांति का प्रभाव। वहाँ पे जैसी फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में, तो उस समय बहुत ही लोग क्या हुए कि एक राष्ट्र के प्रति अपना विचार प्रस्तुत किए। कौन किए, तो वो वहाँ के जो फ्रांस के लोग थे, इटली के लोग थे। तो फ्रांस में क्रांति हुआ था, तो फ्रांस में जिस प्रकार से राष्ट्रवादी का विचारधारा हुआ तो वहीं से इटली में भी विचारधारा उत्पन्न होने लगा। तो ये भी एक प्रकार के वहाँ का एक सहायक तत्व रहा, यानी सहायक बिंदु रहा। उसके बाद
तीसरा है इटली विजय को 3 गणराज्यों में गठन किया गया। इटली जो विजय था वो कितने राज्यों में विभक्त किया गया? 3। पहला था सिस्पाइन, लेगुनिन और तीसरा था ट्रांसपेडेन। ये 3 में था, जो कि इटली के विजय के 3 गणराज्य था, ट्रांसपेडेन, सिस्पाइन और लेगुलियन। तो उसके बाद है चौथा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा के 2 राज्य पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण। उसके बाद जो है सार्डिनिया और पिडमाउंट जो वहाँ पे कहाँ पे, तो वियना कांग्रेस में जो कांग्रेस हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो सार्डिनिया और पिडमाउंट को एकीकरण किया गया। तो वहाँ से भी एक प्रकार के एकीकरण का एक विचार प्रकट हुआ। कहाँ पे? इटली में। यानी वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन बताया पिछले भी जो है 1815 ईस्वी में हुआ था। कितना में हुआ था? 1815 ईस्वी में। ये कौन करवाया था? तो याद रखिएगा, ये मेटरनिक ने करवाया था। कौन? वियना सम्मेलन मेटरनिक के युग में हुआ था, मेटरनिक करवाया था। उसके बाद है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच। जब वहाँ पे बड़ी जोड़ तोड़ से शासन करता था, प्रतिक्रियावादी सोच था, तो उससे भी जनता एक प्रेरणा लिया कि हम लोग क्या करना है कि राष्ट्र के प्रति जागरूक होना है। तो वहाँ पे भी एकीकरण का एक प्रमुख सहायक तत्व रहा, यानी 5वां है। उसके बाद है नागरिक आंदोलन। वहाँ पे कई ऐसे नागरिक आंदोलन हुए, जैसे धार्मिक आंदोलन कहाँ पे? इटली में। नागरिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन ये हुआ था 2 बार। 1820 में एक बार हुआ था और एक बार हुआ था 1830 ईस्वी में। ये 2 बार हुआ था नागरिक आंदोलन। कहाँ पे? इटली में नागरिक आंदोलन। उसके बाद है कि मेजनी, काउंट कपूर और गेरिबाल्डी का योगदान। और सबसे बड़ा तो ये है, 7वां है कि मेजनी और काउंट कपूर और गेरिबाल्डी है, ये तीनों का एक महत्वपूर्ण सबसे बड़ा योगदान रहा। तो हम लोग इतना देख लिए हैं। अगर फिर से इसको दोहरा देते हैं कि इटली के एकीकरण में बधाएं। तो इटली के जब एकीकरण हो रहा था, तो वहाँ पे कई छोटे छोटे राज्यों में क्या हो गया था? विभक्त हो गया था। कहाँ? इटली। उसके बाद है इटली के अगर एकीकरण का सबसे प्रमुख यानी सबसे बड़ा बाधा मांगे तो ऑस्ट्रिया था। उसके बाद दूसरा में फ्रांस आता था। वह हस्तक्षेप करता था, किसी भी भावना को उदय नहीं होने देता था राष्ट्र के प्रति। उसके बाद जो पोप था, वो पोप ऐसा चाहता था कि जब भी एकीकरण हो, यानी हमारे ही नेतृत्व में एकीकरण हो। तो ये भी एक प्रकार का यहाँ पे बाधा रहा। उसके बाद है इटली के एकीकरण में सहायक, यानी इटली के एकीकरण में सहायक तत्व, यानी कौन कौन से ऐसे बिंदु रहा, कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो कि वहाँ के इटली के एकीकरण में सहायक रहा। तो पहला है कि वहाँ के राष्ट्र विचारधारा, यानी राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रभाव हुआ। यानी बहुत सारे जोड़ तोड़ से कहाँ पे? इटली में विचारधारा उत्पन्न हुआ राष्ट्रवाद के प्रति। उसके बाद फ्रांस के क्रांति का प्रभाव। वहाँ पे जैसे फ्रांस में क्रांति हुआ था, तो फ्रांस में क्रांति हुआ था तो वहाँ पे जागरूक हुए थे राष्ट्र के प्रति। तो उसी समय से यहाँ पे इटली में भी क्या होने लगा? एक जागरूक फैलने लगा, यानी अपने देश के प्रति एक अच्छा सोच, यानी स्वतंत्र होने के एक संकल्प लिए। कहाँ के लोग? तो इटली के। उसके बाद जो तीसरा है इटली विजय में 3 गणराज्य का गठन हुआ। पहला क्या है? सिस्पाइन। उसके बाद है लेगुलियन। उसके बाद तीसरा है वो ट्रांसपेडेन। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट है कि वियना कांग्रेस के द्वारा 2 राज्यों पिडमाउंट और सार्डिनिया का एकीकरण किया गया। यानी वहाँ पे इटली में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ कि सार्डिनिया और पिडमाउंट जो है वो एकीकरण हो सकता है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता है। तो ये राष्ट्र के प्रति ये भी एक प्रकार के विचार रहा कि जो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में मेटरनिक के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे जो पिडमाउंट है और सार्डिनिया, ये दोनों को एकीकरण कर दिया गया। उसके बाद है
अगला है कि पंचवा है मेटरनिक की प्रतिक्रियावादी सोच। जो उस समय मेटरनिक था वो मेटरनिक बहुत ही प्रतिक्रियावादी, यानी जो भी एक अच्छा भावना उत्पन्न होता था उसको दबा देता था, तो वो भी एक प्रकार के एकीकरण का एक प्रमुख सहायक तत्व रहा। उसके बाद है नागरिक आंदोलन। वहाँ पे कई ऐसे नागरिक धार्मिक आंदोलन हुआ जैसे अपने राष्ट्र के प्रति उदय हुए, तो 1820 ईस्वी में 1830 ईस्वी में, यानी 2 गो नागरिक आंदोलन हुआ था। मेजनी काउंट कबूर और गेरिबाल्डी, इसका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण यानी योगदान रहा। तो ये था हम लोग के आज का सेशन। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मेजनी कौन होता है, उसके बाद मेजनी कौन होता है, गेरिबाल्डी क्या कौन है, और काउंट कबूर कौन है। तो ये हम लोग अगला वीडियो में हम लोग इनके बारे में जानेंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।